नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्ष 2022 में पूछे गए अंग्रेजी प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। वर्ष 2022 में पूछे गए अन्य सब्जेक्ट्स के अलावा प्रीवियस ईयर सेकेंड सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल, यानी कि इनमें से कौन सा दो रिसेप्टिव स्किल है। देखिए, अंग्रेजी लैंग्वेज की बात करें या फिर किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो जो कौशल होते हैं भाषा को सीखने के वो चार प्रकार के होते हैं। पहला, सुनना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, बोलना, जिसे स्पीकिंग बोलते हैं। तीसरा, पढ़ना, जिसे हम लोग रीडिंग बोलते हैं। और चौथा, राइटिंग, जिसे हम लोग लिखना बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इन चारों कौशल में से दो कौशल ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप मेरे आवाज़ को अपनी मोबाइल में सुन रहे हैं तो आप मेरे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जब आप बुक को पढ़ते हैं तो बुक में लिखे गए कंटेंट को आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ऐसा कोई भी स्किल जिसके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन सुन करके या फिर पढ़ करके रिसीव करते हैं तो उसे रिसेप्टिव स्किल बोला जाता है। और प्रोडक्टिव, ये प्रोड्यूस से बना हुआ है शब्द प्रोडक्टिव, यानी कि आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम नीरज है, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा नीरज, तो मैंने इस शब्द को लिख करके प्रोड्यूस किया। मैं बोल रहा हूँ नीरज, यानी कि मैं नीरज शब्द को बोल करके प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ऐसा स्किल जिसके माध्यम से हम लोग लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। अब कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो लिख करके या तो बोल करके। तो लिखना और बोलना, ध्यान से समझिएगा, लिखना यानी राइटिंग और बोलना यानी कि स्पीकिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमसे रिसेप्टिव पूछा गया था। हम लैंग्वेज को रिसीव कैसे कर सकते हैं, कोई बोल रहा है तो उसको सुन करके कर सकते हैं। तो पहला लिसनिंग एक हमारा रिसेप्टिव स्किल हो जाएगा, और दूसरा रीडिंग, जैसे आप बुक में पढ़ करके लैंग्वेज को रिसीव करते हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि चारों स्किल में से किस स्किल के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को या फिर लैंग्वेज को रिसीव करते हैं। तो या तो आप सुन करके कर सकते हैं या तो पढ़ करके कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। चारों विकल्पों में देखिए, यहां पर लिसनिंग दिया गया, स्पीकिंग दिया गया, तो ये रिसेप्टिव नहीं होता है। स्पीकिंग क्या होता है, वो प्रोडक्टिव होता है। स्पीकिंग प्रोडक्टिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से लिसनिंग दिया गया, ये सही है, और रीडिंग दिया गया। मैंने यही आपको बताया था, लिसनिंग और रीडिंग, यानी कि किसी की बातों को सुन करके आप लैंग्वेज को रिसीव कर सकते हैं या फिर किताब को पढ़ करके आप लैंग्वेज को रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारा रिसेप्टिव स्किल हो गया। चौथे में देखिए, रीडिंग तो यहाँ सही है, लेकिन राइटिंग जो होता है वो प्रोडक्टिव स्किल होता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकसेज ऑन, यानी कि डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है वह मेनली किस पर फोकस करता है। तो डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है वो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में आया था। अब डायरेक्ट मेथड के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो टारगेट लैंग्वेज होता है, जो बच्चे को लैंग्वेज सिखाना है, उसी का इन्वायरमेंट उसको दे दिया जाता है। जैसे आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखते होंगे कि बच्चे बचपन से ही इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं, इंग्लिश जो कि टारगेट लैंग्वेज है उसी में उसको कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहाँ पर टीचर हो, बच्चे हो, सब लोग टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो यही तो इन्वायरमेंट है कि जो लैंग्वेज बच्चे को सिखाना है उसका इन्वायरमेंट दे दीजिए, सभी लोग उसी लैंग्वेज में बात करें जो लैंग्वेज बच्चे को सिखाना है। तो जो टारगेट लैंग्वेज होगा उसी में बच्चे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड आया था वो इसके अगेंस्ट में आया था। इसमें इन्होंने ये बताया कि हम लोग जब उस टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो रीडिंग एबिलिटी है वो हमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम उस लैंग्वेज में बोल लेंगे लेकिन उस लैंग्वेज में पढ़ नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पर किया, रीडिंग पर फोकस किया। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था इसमें कुछ मेनली 2,500 से 3,000 वर्ड्स के बारे में उन्होंने बताया था, और इन वर्ड्स पर फोकस करने के लिए बोला था, और रीडिंग पर ज़्यादा जोर देने के लिए बोला था। और जबकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता था, डायरेक्ट मेथड में जो था वह बोलने पर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि जो टारगेट लैंग्वेज है उस टारगेट लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट किया जाए। तो बोलने के अगेंस्ट में रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट लाया था डॉक्टर वेस्ट ने, और ये किस पर मेनली फोकस करता है, रीडिंग पर। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। दिए गए चारों विकल्पों में से किसका स्पेलिंग सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, ग्रामर इसमें दिया गया है, तो ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा का जो शुद्ध सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो देखिए, कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं अंग्रेजी में, जैसे मैं आपसे एक वाक्य बोलूं कि मैं पत्र लिख रहा हूं, तो इसको जब मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, ऐसे लिखूंगा। तो यहां पर देखिए आई क्या हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एम क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और ए लेटर ये क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि हमारा क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। देखिए किसमें ये विकल्प में दिया गया, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन। कहा यह जा रहा है कि एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादिबोधक आपने पढ़ा होगा, ये कहां पर यूज किया जाता है, जहां पर हर्ष हो, शोक हो, खुशी हो, दुख हो, आश्चर्य हो, इस प्रकार की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। तो चारों विकल्पों में हमें बताना है कि कहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज अप्रोप्रिएट किया गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, वेदर इज हॉट, यानी कि मौसम जो है वो गर्म है। तो यहां पर कोई आश्चर्य नहीं है, दुख नहीं है, इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, काजल इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि काजल जो है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो यहां पर भी कोई आश्चर्य, दुख, शंका, शोक, इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। पहला देखिए, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसमें भी कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। दूसरा विकल्प देखिए, हाउ स्वीट इज पायल, यानी कि पायल कितनी अच्छी है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर आश्चर्य के तौर पर कहा जाता है कि पायल कितनी अच्छी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन। बेसिकली ऐसे जैसे हाउ का जब हम लोग शुरुआत करते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, हाउ आर यू गुड, इस प्रकार की चीज़ें जब प्रयोग की जाती है तो वहां पर अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया जाता है। यही बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। मतलब कि किसी के प्रति आश्चर्य दिखाना कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने स्वीट हो, इस प्रकार की चीज़ों में हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों यहां से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इसमें से एडजेक्टिव हमें छांटना है। एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो पूरा वाक्य पढ़िए, द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टुवर्ड्स अस, यानी कि वह खूबसूरत महिला हमारी ओर आ रही है। यहां पर देखिए, यहां पर नाउन की बात करें तो यहां पर लेडी क्या है, नाउन है, यानी कि कोई एक ऐसा शब्द जो लेडी की विशेषता बताएगा वही हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, गॉर्जियस, गॉर्जियस मीन्स क्या होता है, गॉर्जियस मीन्स होता है खूबसूरत। तो लेडी कैसी है, लेडी खूबसूरत है, यानी कि लेडी जो कि नाउन है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, उसकी विशेषता गॉर्जियस बता रहा है। तो गॉर्जियस यहां पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गॉर्जियस। आपके मन में सवाल आएगा कि गॉर्जियस से द जुड़ा हुआ है, तो क्या द भी इसमें लिखा जाएगा, नहीं। द जो होता है वो आर्टिकल होता है। आर्टिकल जैसे आप जानते हैं 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। तो जहां पर डेफिनेट हो, जहां पर निश्चित हो कि किसी पर्टिकुलर उसी महिला की बात की जाती है, तो वहां पर हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या हो गया, द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टुवर्ड्स अस, यानी कि वह खूबसूरत महिला हमारी ओर आ रही है। जैसे कि पूरा पैराग्राफ लिखा गया होगा, पहले उस महिला के बारे में बात की गई होगी और अंत में अगर ये लिखा जाए, अब जैसे बार बार उसी महिला की बात होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, द गॉर्जियस लेडी, यानी कि वही महिला जिसके बारे में ऊपर पैराग्राफ में बात हो रही है। लेकिन अगर ए और एन का प्रयोग किया जाए यहां पर वॉवेल के हिसाब से, तो इसका मतलब ये होता है कि ये डेफिनेट नहीं है, कोई भी महिला, रैंडमली कोई भी महिला की बात हो सकती है। लेकिन द का प्रयोग कर दिया गया, इसका मतलब ये हो गया कि वह महिला निश्चित है, इसीलिए यहां पर वह खूबसूरत महिला हमारी ओर आ रही है, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। तो यहां पर द जो है वो आपका एडजेक्टिव में नहीं आएगा, ये आपका आर्टिकल होगा, तो इसलिए द का यूज नहीं करेंगे। मतलब कि द का एक तरीके से एडजेक्टिव में हम लोग उत्तर नहीं लिखेंगे। तो हमसे यही पूछा गया था कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। तो बेसिकली इस वाक्य में देखेंगे तो जो नाउन है लेडी, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, उसकी विशेषता गॉर्जियस बता रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसका एडजेक्टिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गॉर्जियस। गॉर्जियस, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, दिए गए वाक्य में एडजेक्टिव गॉर्जियस है। अगला प्रश्न पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। यहां पर देखिए एक वाक्य दिया गया है और इसमें ए फिल करेंगे या फिर एन फिल करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, आई हैव 1 रुपी नोट। अगर आप बेसिकली देखेंगे तो आप
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शुरुआती कक्षाओं में, कक्षा 3, 4 तक, 5 तक ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब आप हायर क्लासेज में जाते हैं तो यहाँ पर वर्ड किस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उस वर्ड का जो वन है उसका प्रोनाउंसिएशन जो आप कर रहे हैं वो प्रोनाउंसिएशन किस अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। जैसे वन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वन, और इसको कैसे लिखेंगे, व को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। तो भले ही ये ओ से शुरू हो रहा है लेकिन हम लोग एन यूज ना करके यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, क्योंकि उच्चारण जब हम इसका करेंगे, प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो ये वन इस प्रकार से लिखेंगे और ये व जो है वो वी से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं आर्टिकल का प्रयोग। इसलिए आई हैव अ 1 रुपी नोट हो जाएगा। यहां पर क्या फिल हो जाएगा, आई हैव अ 1 रुपी नोट सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहां पर एक वाक्य दिया गया है एक्टिव वॉइस में और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में ये किस टेंस में दिया गया, देखिए द टीचर ये सब्जेक्ट हो गया, और प्रेज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में यूज होता है, आप कहेंगे कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर पहले ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, तो पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था तो इसके बाद से जब हम लोग इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज या फिर वर लगता है, और वाज किसके हिसाब से लगेगा, वाज या वर किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब ये सब्जेक्ट हो चुका है तो इसके ही के अनुसार क्या लगेगा, वाज, ही वाज, और जो यहां पर वर्ब था इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो प्रेज है तो प्रेज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रेज्ड हो जाएगा, PRAISED, ही वाज प्रेज्ड। उसके बाद से बाई, और यहां पर ये जो सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ही वाज प्रेज्ड बाई द टीचर, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में ये था द टीचर प्रेज्ड हिम, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, ही वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। ये इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर देखिए, यहां पर वर्ब का फॉर्म दिया गया है और यहां पर वाक्य में कौन सा फिल होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। दिया गया है, वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज डैश फॉलन इल, यानी कि विद्यालय के लड़कों में से एक लड़का बीमार पड़ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहां पर बॉयज की बात की गई है, तो आपको लग रहा होगा प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पूरा एक क्लॉज है, वन ऑफ द बॉयज, यानी कि सभी लड़कों में से एक लड़के की बात की जा रही है, यानी पूरे स्कूल के, पूरे कॉलेज के लड़कों में से एक लड़के की बात की जा रही है। तो यहां पर ये प्लूरल नहीं हुआ, ये सिंगुलर हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉलेज में लड़के हैं उसमें से सिर्फ एक लड़के की बात की जा रही है। देखिए, वन ऑफ द बॉयज, यानी सभी बच्चों में से एक बच्चे की बात हो रही है इन कॉलेज। अब यहां पर चूंकि ये सिंगुलर हो गया तो अब हैव का तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्या होगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज हैज फॉलन इल, यानी कि कॉलेज के बच्चों में से एक बच्चा बीमार पड़ गया। क्या फिल होगा यहां पर, हैज। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंक्चुएशन मार्क वेदर नेसेसरी, यानी कि जहां पर आवश्यक हो दिए गए वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। तो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अंग्रेजी में भी, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी साइन, कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये सभी हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, या फिर इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाक्य दिया गया है, ओ यस सेड द फादर आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच। यहाँ पर देखिए, ओ यस के बाद से हमें एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। सेड द फादर, यानी कि हाँ पिता ने कहा। अब यहां पर सेड द फादर के बाद क्या लगेगा, कॉमा लग जाएगा। और डायरेक्ट स्पीच के हिसाब से आप लोग ने देखा होगा कि यहां पर आई किसके लिए यूज किया गया, फादर के लिए यूज किया गया है, यानी पिता ने जो कहा उसको एज इट इज लिखा गया है। तो जब किसी की बातों को एज इट इज लिखा जाता है तो वो कैसे शुरू होता है, वो डबल इन्वर्टेड कामा से शुरू होगा, और यहां तक पूरा डबल इन्वर्टेड कामा जाएगा और यहां पर अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा।
ठीक है। तो अब हमारा सही वाक्य क्या बन जाएगा, पंक्चुएट करने के बाद से, पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने के बाद से, देखिए एक तो यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है, एक कॉमा हुआ है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है और यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये पूरा वाक्य लिख करके और इन चिन्हों को हाईलाइट करते हुए आप इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क्स के साथ सही वाक्य। अगला प्रश्न पूछा गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। वाक्य क्या दिया गया, द डीफ कैन नॉट हियर। डीफ मीन्स क्या होता है, बहरा, यानी कि बहरे सुन नहीं सकते, इसका हिंदी अनुवाद हुआ। ठीक है, बहरे सुन नहीं सकते। अब इसको हमें प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य में जब कन्वर्ट करना होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो हेल्पिंग वर्ब से हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से शुरू होगा कैन और उसके बाद से सब्जेक्ट का यूज करेंगे द डीफ और उसके बाद से नॉट का यूज करेंगे नॉट हियर। अब अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, क्या बहरे सुन नहीं सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न ये दिया गया था कि जो वाक्य आपको दिया गया है इसको इंट्रोगेटिव में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करिए। वाक्य ये था कि बहरे सुन नहीं सकते, तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य कैसे कन्वर्ट होगा, क्या आप बहरे सुन नहीं सकते हैं, ऐसा ही तो होगा। तो इस प्रकार से आप इसको उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों यहां से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया, देखिए इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट पूछा गया है आई एम सीनियर देन यू, और क्या कहा जा रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस वाक्य को सही करना है। तो जब भी सीनियर की बात की जाए, सुपीरियर की बात की जाए, प्रीफर की बात की जाए, तो वहां पर देन की जगह पर क्या यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है। यानी आई एम सीनियर टू यू, मैं तुमसे वरिष्ठ हूं। तो यहां पर सीनियर के लिए, सुपीरियर के लिए, प्रीफर के लिए क्या यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है। तो देन को हटा करके आपको टू यूज करना होगा। तो हमारा सही वाक्य क्या हो जाएगा, हमारा सही वाक्य हो जाएगा आई एम सीनियर टू यू, ये हमारा सही वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वें में ही दूसरा पूछा गया है। देखिए इसको करेक्ट करने के लिए, दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। यहां पर देखिए, यहां पर ये गलत है, बट नहीं यूज होगा। इसको आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे THOUGH, दो ही इज पुअर, उसके बाद से कॉमा, येट ही इज हैप्पी, यानी कि हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे, यहां पर बट का यूज नहीं होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो का यूज ना करें तो दो को हटाकर भी कर सकते हैं, ही इज पुअर कॉमा येट ही इज हैप्पी, दोनों करेक्ट है। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा कि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। ठीक है, दो को हटाकर भी आप कर सकते हैं और दो के साथ भी कर सकते हैं। दो जब लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, और जब दो को हटा देंगे तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर बट का यूज नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। यहां पर 2 शब्द दिए गए हैं और इनका स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, वर्तनी कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला देखिए, ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी का स्पेलिंग क्या होता है, PHILOSOPHY। देखिए यहाँ पर PH दिया गया है, यहाँ पर I मिसिंग था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I। उसके बाद से LOS दिया गया है, फिर O मिसिंग था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O, और PHY तो दिया ही गया है, तो क्या हो जाएगा फिलॉसफी। और ये देखिए ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट का स्पेलिंग क्या होता है, ALPHABET। तो देखिए A यहाँ पर L मिसिंग है, PHA और BET। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। यानी कि नाउन को परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है और इसके प्रकार एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ बताने के लिए बोला जा रहा है। तो नाउन के बारे में आप लिख सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, और इसके अगर टाइप की बात करें तो पहला टाइप आप लिख सकते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में आप लिख सकते हैं कि ए कॉमन नाउन आइडेंटिफाइज ए जनरल क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जैसे अगर मैं बोलूँ लड़का या फिर बॉय, तो ये जनरल एक तरीके से क्या कर रहा है, क्लास ऑफ पर्सन की बात कर रहा है।
ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पेन, तो पेन क्या कर रहा है, एक जनरल क्लास ऑफ थिंग की बात कर रहा है। मतलब कि अगर सामान्य तौर पर उस वस्तु को रिप्रेजेंट करने वाले पूरे जैसे हिंदी में जिसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी कि उस जाति के सभी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट किया जा सके एक ही नाम से, जैसे लड़का है तो दुनिया के सभी लड़कों की बात करेगा, लड़की है तो दुनिया के सभी लड़कियों की बात करेगा, तो ये कॉमन नाउन होता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो जब पर्टिकुलर किसी एक स्थान, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष, पर्टिकुलर किसी एक वस्तु विशेष की बात की जाएगी तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले कॉमन नाउन में क्या था, मैंने बॉय का उदाहरण दिया था, लेकिन अब ये पर्टिकुलर किसी एक बॉय की बात करेगा, जैसे राम, श्याम, किसी जगह की बात करेगा जैसे लखनऊ, किसी पर्टिकुलर वस्तु की बात करेगा जैसे कुर्सी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे आलोक हो गया, इलाहाबाद हो गया, बिल गेट्स हो गया, डॉलर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके प्रॉपर नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं अगले नाउन के प्रकार की, तो अगला नाउन का प्रकार हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो ए कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि क्राउड यानी कि भीड़, तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं आर्मी, तो ये कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद से अगला जो प्रकार होता है वो मटेरियल नाउन का होता है। किसका, मटेरियल नाउन, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं मटेरियल नाउन में, ए मटेरियल नाउन आइडेंटिफाइज दोज थिंग दैट यू कैन सी, टच, हियर, टेस्ट और स्मेल। मतलब जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप एप्पल हो गया, ग्लास हो गया, सैंड हो गया, वुड हो गया, ये सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और पांचवा जो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाइज एन आइडिया, एन इमोशन, ए क्वालिटी और ए बिलीफ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, ममता हो गया, ये सभी चीज़ों को आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पांचों इसके टाइप बताएंगे और इसके एग्जाम्पल में एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका मोर देन सफिशिएंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राइट एनी टू एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी कि पोएट्री यानी कविता पढ़ाने के कोई भी दो उद्देश्य हमें बताना है। पोएट्री पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो इन्जॉयमेंट के लिए होता है, क्योंकि जब कविता को बच्चे लय के फॉर्म में पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, मेक द प्लेस अनटाइडी, पिक देम अप। तो बच्चे इसे गाने की तरह लय में गाते हैं तो उनको मज़ा आता है। तो पोएट्री बेसिकली क्यों बताया जाता है, बच्चों के इन्जॉयमेंट के लिए। तो पहला आप लिख सकते हैं टू हेल्प द लर्नर्स टू इंजॉय द पोएम। पोएट्री इज फॉर प्लेजर एंड इंजॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये पहला आप इसका एम लिख सकते हैं, यानी कि पोएट्री क्यों पढ़ाया जाता है बच्चे को, इंजॉयमेंट के लिए। दूसरा आप लिख सकते हैं टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल एंड डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द पोएम। ये जो कविता का मेन एक तरीके से सेंट्रल और डिटेल्ड मीनिंग है उसके बारे में जानने के लिए पोएम बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, पोएट्री बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं टू गाइड द लर्नर्स इन अप्रिसिएटिंग द आइडिया, द म्यूजिक एंड ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपसे दो ही पूछा गया था तो कोई भी दो आप एम बता सकते थे टीचिंग पोएट्री के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बाई का मतलब होता है दो और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड में दो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। एक तो जो टारगेट लैंग्वेज बच्चे को सिखाना है, जैसे मान लीजिए बच्चे को अंग्रेजी सिखाना है तो अंग्रेजी का तो प्रयोग किया ही किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे के मदर टंग का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। मदर टंग का प्रयोग, जैसे मान लीजिए बच्चा हिंदी उसकी मातृभाषा है तो हिंदी का भी प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में। रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में कहने का मतलब कि यहाँ पर हिंदी का प्रयोग सिर्फ टीचर कर सकता है, बच्चे हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में। जो कठिन वर्ड्स होंगे इंग्लिश के उसको हिंदी में बताने के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए मदर टंग जो होता है वो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं और मदर टंग में उस चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड जो होता है वो रिकमेंड करता है एक रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग ओनली बाय द टीचर एंड नॉट बाय द प्यूपिल्स, यानी छात्रों के द्वारा
द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, सिर्फ टीचर के द्वारा किया जाएगा, वो भी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में, केवल कठिन वर्ड्स के अर्थ बताने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इसकी खोज जो थी वो सीजे डॉटसन के द्वारा ये मेथड डेवलप किया गया था 1967 टू 1972, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं और इसके आगे ब्रैकेट में आपको दो शब्द दिए गए हैं, कौन सा शब्द यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला वाक्य दिया गया है ही कैन नॉट डैश माई ऑफर, यानी कि वह मेरा ऑफर, मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीकार करने को अंग्रेजी में एक्सेप्ट कहते हैं। दूसरा जो एक्सेप्ट दिया गया है इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा होता है। तो यहाँ स्वीकार करने वाला मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, यानी ही कांट एक्सेप्ट माई ऑफर, वह मेरा प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। इसके बाद से दूसरा देखिए, डू नॉट वॉक फुटेड। फुटेड का मतलब कि फुट पैर से है, और जैसे बोलते हैं ना कि नंगे पाँव मत चलो, तो नंगे को अंग्रेजी में बेयर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेयर आ जाएगा, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डू नॉट वॉक फुटेड, बेयर फुटेड, यानी कि नंगे पाँव ना चलो, नंगे पाँव मत टहलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेयर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने जो हिंदी में पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में पूछा गया है। दिया गया है अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर्स और लिसनर्स एट ए परफॉर्मेंस, यानी कि एक परफॉर्मेंस को देखने के लिए लोगों की भीड़, जो श्रोताओं की भीड़ होती है उसे क्या आप कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑडियंस ही तो कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, AUDIENCE, ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो ओलरी कल्चर होता है। स्पेलिंग क्या होगा आपका, देखिए OLERICULTURE, ठीक है। ये होता है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सेकंड सेमेस्टर 2022 में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सेकंड सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।